हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी लोग? मुझे आशा आप लोग अच्छे से तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10th प्रकाश के प्रवर्तन फिजिक्स चैप्टर 1 के पार्ट 3rd वीडियो के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। अगर आप इसके पीछे पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ताकि इसके पहले जितने भी सारे टॉपिक होगा, जैसे प्रकाश हो गया, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम हो गया, पारदर्शी अपारदर्शी अपारभासी, ये सभी चीजों का बारे में हम लोग डिस्कशन पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में कर दिया हूं। अगर आप नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को जरूर देखिएगा। और आज मैं आप लोगों को समतल दर्पण के बारे में डिस्कशन करूंगा, गोलीय दर्पण के बारे में डिस्कशन करूंगा, यानी मेन रूप से दर्पण के बारे में हम लोग का डिस्कशन करना है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि समतल दर्पण की विशेषता। ठीक है जी, समतल दर्पण की विशेषता, ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम लोग देखेंगे नंबर 1 से, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी आपसे कोई पूछा जाए, यानी आपसे कोई पूछ दे कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है जी, तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये आपका कंफर्मेशन होना है जी। ठीक है, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक। दूसरा पॉइंट देखिएगा, इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है। यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा होता है। और थर्ड पॉइंट है, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। ऐसे एक ट्रिक के माध्यम से ध्यान रखिएगा कि जिस भी दर्पण में अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, अगर काल्पनिक तो दर्पण के पीछे कंफर्म बनेगा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। ठीक है जी, गोलीय दर्पण के प्रकार। चलिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जी? दो। नंबर 1 है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, देखिए सीखते हैं। ठीक है जी, नंबर 1 में देखिए अवतल दर्पण क्या होता है जी। वैसे दर्पण, वैसे दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यानी वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है जी, धंसा होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को पिक्चर से समझाता हूँ। ठीक है जी, ये आपका अवतल दर्पण दिया हुआ है। ये आपका क्या है जी, ये आपका अवतल दर्पण का पिक्चर है। इसका जो ये है प्रवर्तक सतह, ठीक है जी, ये इसका क्या है, प्रवर्तक सतह है, जो क्या है, धंसा हुआ है। इसलिए हम लोग वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह धंसा होता है उसे हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और जो ये वाला भाग जो कलय किया हुआ होता है, यानी पॉलिश किया हुआ होता है, जो रंगा हुआ होता है, वो होता है क्या जी, तो उसका प्रवर्तक सतह क्या है, रंगा हुआ है। यानी दर्पण तो मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि दर्पण किसको कहेंगे जी, कांच का बना वैसा पदार्थ जिसका एक भाग रजित किया हुआ हो एवं प्रकाश को नियमित रूप से प्रवर्तित करता है, उसे दर्पण कहते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ पे सीखना है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका क्या है जी, प्रवर्तक सतह जो धंसा है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, चलिए उत्तल दर्पण में देखेंगे। ठीक है, ये पिक्चर भी पढ़ लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा तब। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक है जी, उत्तल दर्पण क्या होता है, वैसे दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उठा हो उसे उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसे दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उठा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को पिक्चर पार करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, थोड़ा कलर को हम लोग ले लेते हैं ताकि मस्त लगेगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग कलर ले लिए हैं रेड कलर का ना जी। तो यहाँ पे मैं आप लोग को उत्तल दर्पण का पिक्चर पारने जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो इसका जो अंदर वाला भाग होगा, इसका जो अंदर वाला भाग है, यानी ये भाग है अंदर वाला, इसका क्ले किया हुआ है, क्या है जी, रंगा हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ से लाइन भी खींच देंगे। ठीक है,
तो ये आपका हो गया उत्तल दर्पण, यानी वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा होता है, यानी ये जो इसका भाग हो गया इस साइड वाला, ये आपका क्या हो जाएगा जी, ये हो गया आपका परावर्तक सतह हो गया। तो उत्तल दर्पण बोला क्या, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है जी, चलिए अब हम लोग देखेंगे ध्रुव क्या होता है, वक्ता केंद्र क्या होता है, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं यहां से ध्रुव से, ठीक है जी। चलिए ध्रुव क्या होता है जी, देखिए दर्पण के दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं जी, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ध्रुव को हम लोग पोल कहते हैं इंग्लिश में, जिसको पी से डिनोट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोला का भाग होता है उस खोखले गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, किस चीज से जी, वक्रता केंद्र को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, यानी सूचित किया जाता है। और अगला हम लोग को प्रधान अक्ष क्या होता है। प्रधान अक्ष को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं और प्रधान अक्ष को मुख्य अक्ष भी कहते हैं। देखिए इसका डिफिनेशन क्या है जी, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट टॉपिक आगे क्या है जी, आगे हम लोग को पढ़ना है फोकस क्या होता है ना। फोकस क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, कि फोकस क्या होता है। जब प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष से मिलती है उसे फोकस कहते हैं। यानी जब प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष से मिलती है उसे फोकस कहते हैं, ठीक है जी। ये भी बहुत अच्छा है। फोकस को हम लोग लिखते हैं कैपिटल एफ से, किस चीज से जी, फोकस को हम लोग कैपिटल एफ से लिखते हैं। चलिए आगे हम लोग को दिया हुआ है फोकस दूरी, है ना। पढ़ना है क्या जी, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है जी, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। बहुत अच्छा डिफिनेशन है जी। फोकस दूरी क्या होता है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक आ गया है कि वक्रता त्रिज्या क्या होता है जी। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है जी। अवतल दर्पण का उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। इससे हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो नंबर 1 में देखिए क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। यानी जो भी हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो बाजार में जब भी अगर बाल कटवाते हैं जी, तो बाल कटवाने के दौरान जैसे आप सैलून में हेलिएगा तो उसमें जितने भी शीशा का जो ग्लास लगा होता है वो सब में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, जिससे नाइक यानी जो ठाकुर होता है बाल काटने वाला, उसको आसानी से बाल अच्छा से दिख जाता है, जिससे नाइक उस बाल को अच्छे से काट पाता है ना। तो हजामती दर्पण के रूप में। दूसरा है रोगियों के नाक, कान, मुंह, दांत इत्यादि में किया जाता है। यानी डॉक्टर भी जो होता है अवतल दर्पण के उपयोग करके, जैसे अगर नाक में किसी का घाव हो गया हो या कान में अगर कन्हौआ हो गया हो या मुंह में किसी प्रकार की दिक्कत है, ये दांत किसी प्रकार के कुछ हो गया है, तो उसको हम लोग अवतल दर्पण, जो डॉक्टर होते हैं वो अवतल दर्पण के प्रयोग करके रोगियों के नाक, कान, मुंह, दांत इत्यादि को देखभाल करते हैं जी। तो रोगियों के नाक, कान, दांत, मुंह इत्यादि में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है
सोलर कुकर में, यानी सोलर कुकर में भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चौथा पॉइंट है, गाड़ियों के हेडलाइट और सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी जो भी आप गाड़ी देखें, चाहे बड़ा गाड़ी हो, चाहे स्प्लेंडर, चाहे दो चक्का, मैंने कोई भी गाड़ी हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रक या ट्रैक्टर कुछ भी हो, तो उसमें जो उसका आगे हेडलाइट और पीछे जो लगा हुआ रहता है, वो दोनों, अगला हेडलाइट और पिछला हेडलाइट यानी सर्च लाइट, ये दोनों में हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं जी, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण का 4 उपयोग हम आप लोग को बताए हैं, एग्जाम में पक्का पूछेगा जी। चलिए उत्तल दर्पण के उपयोग को देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। चलिए उत्तल दर्पण का उपयोग, नंबर 1, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। जैसे देखते हैं, जो भी बड़ा ट्रक देखते हैं उसमें बड़ा बड़ा आईना लगा रहता है जी, लुकिंग गिलास, उसको क्या कहते हैं, लुकिंग गिलास। तो उसमें देखिएगा कि जो बड़ा बड़ा आईना रहता है लगा हुआ, जो भी पीछे से गाड़ी आते हुए रहता है, यानी जो पीछे से गाड़ी आता है, जैसे ट्रक हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और पीछे से गाड़ी आ रहा है, तो जो भी गाड़ी आता है वो उसमें जो लुकिंग गिलास होता है उसमें छोटा दिखता है। क्यों? क्योंकि उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया हुआ रहता है, जिसके कारण उत्तल दर्पण का मतलब होता है कि वो कोई भी वस्तु को बड़ा रहता है, उसको छोटा दिखाता है जी। चलिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट, टेबल लैंप में, यानी टेबल लैंप में भी हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और तीसरा देखिएगा, गलियों के स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट नहीं समझ रहे, जो रास्ता में, यानी जैसे दिल्ली गए होंगे या पटना गए होंगे या गांव में भी देखे होंगे, जो गली में जो पोल लाइट, यानी पोल पर जो लाइट लगा हुआ रहता है, उसमें भी हम लोग उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं जी। तो अवतल दर्पण के मैं आप लोग को 3 उपयोग बताया हूं। पहला एक गाड़ी के साइड मिरर में, दूसरा टेबल लैंप और तीसरा गलियों के स्ट्रीट लाइट में। अब यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, है ना। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। यानी अवतल दर्पण का जो उपयोग हम लोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों करते हैं। तो इसका आंसर देखिए, बहुत अच्छा एकदम आंसर है जी, ठीक है। चलिए इसका उत्तर, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, जिससे नाइक को छोटे छोटे बाल आसानी से दिख जाता है, जिससे नाइक उस बाल को हजामत बना देता है। यानी जो नाइक का मतलब होता है हजाम, नाइक का मतलब क्या होता है जी, हजाम। यानी नाइक को आसानी से छोटा छोटा बाल दिख जाता है, किसके कारण, अवतल दर्पण के कारण। क्योंकि अवतल दर्पण छोटा भी चीज को बड़ा दिखाता है ना जी, छोटा भी चीज को बड़ा दिखाता है, जिसके कारण नाइक को यानी हजाम को बाल आसानी से दिख जाता है और उस नाइक उस बाल को अच्छे से बना पाता है जी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। यानी उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है जी, ये एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होगा जी, है ना। चलिए इसका आंसर भी हम लोग देखेंगे। चलिए इसका आंसर देखिए, उत्तर, उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा बनता है, जिससे चालक के पीछे आ रही गाड़ियों का प्रतिबिंब साइड मिरर में आसानी से दिख जाता है। साइड मिरर में आसानी से दिख जाता है, मैंने ना बोला आप लोग को कि जो भी गाड़ी आते रहता है पीछे से, वो आसानी से साइड मिरर में दिख जाता है। क्या होता है जी, दिख जाता है और दुर्घटना से बच जाता है।
तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है जी। तब तक कि आप पार्ट 4 वीडियो का इंतजार करिए।